नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह। दिवाली अर्थात दीपावली के अवकाश में कुछ दिन तक बाहर रहने के कारण नया वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन अब एक वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ा सा पुराना ये लेख है, निबंध है ये। ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत, दशा, दिशा एवं संभावना। ये 5-7 साल पुराने आंकड़े हैं, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो ये कई परीक्षाओं के लिए उपयोगी निबंध है, तो कृपया एक बार इसका अवलोकन करें। तो चले देखते हैं। ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत, दशा, दिशा एवं संभावना। वही शैली। सबसे पहले रूपरेखा, ब्लूप्रिंट। नंबर 1 प्रस्तावना। नंबर 2 ऊर्जा की उपादेयता का यथार्थ। नंबर 3 ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और उनका यथार्थ। नंबर 4 ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत और उनका यथार्थ। नंबर 5 भावी संभावनाएं। नंबर 6 ऊर्जा के संदर्भ में भारत की अवस्था। और नंबर 7 निष्कर्ष। इसके बाद मेन निबंध शुरू करेंगे। ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत, दशा, दिशा एवं संभावना। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना को देखेंगे। देखिए मित्र, थोड़ा सा ये निबंध जो है ये शब्दों में बड़ा है। 1250 शब्दों से लेकर के लगभग 1500 शब्द का होगा। तो अगर आप कोई छोटी परीक्षा दे रहे हैं जिसमें 300-400 शब्द आते हैं तो इसको काफ़ी छोटा करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं ना। तो मेन पॉइंट्स केवल देख लीजिएगा और लिख देंगे तो आपके 300 वर्ड पूरे हो जाएंगे। लेकिन निबंध को लगभग पूर्णता देने के लिए थोड़ा सा लंबा बनाना जरूरी था। तो आइए चलते हैं। गुहा निवेशी इंसान की समसामयिक विकास यात्रा में उत्सुकता, जिज्ञासा, आत्मनिर्भरता और पारस्परिक प्रतिद्वंदिता की भावना की विशिष्ट रचनात्मक भूमिका रही है। वस्तुतः जीव मात्र की स्वाभाविक विशिष्टता होती है कि वह अपने निकटवर्तियों से श्रेष्ठ बनना चाहता है। मनुष्य में तो यह प्रवृत्ति विशेष प्रभावी है। वह विज्ञान के सहारे न केवल गुफाओं से बाहर निकला है, बल्कि प्रकृति की एक एक बाधा से सम्मुखीन होकर उन्हें जीता है और सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का गौरव अर्जित किया है। वह धरती ही नहीं, अंतरिक्ष में भी अपनी गतिविधियां संचालित कर रहा है। इन क्रिया व्यापारों के मूल में ऊर्जा विशिष्ट है। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण जो जीवन के अनिवार्य अंग बन चुके हैं का संचालन ऊर्जा के अभाव में संभव ही नहीं। परंतु विसंगति यह है कि वर्तमान में उपलब्ध ऊर्जा के समस्त स्रोत सीमित हैं और निकट भविष्य में वे समाप्त होने वाले हैं। यदि ऐसा हुआ तो शायद हमारे विकास का अस्तित्व भी विनष्ट हो जाएगा। इसीलिए वैज्ञानिक कम ऊर्जा की खपत करने वाले उपकरणों के साथ उसके नूतन स्रोतों की तलाश में जुटे हुए हैं। पुरातन स्रोतों को परंपरागत और नूतन या संभावित ऊर्जा स्रोतों को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है अधिक ऊर्जा की उपादेयता का यथार्थ। वस्तुतः मनुष्य को विकास पथ पर गतिशील होने पर अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता महसूस होती रही। प्रारंभ में मानवीय शक्ति, फिर पशु बल और फिर प्राकृतिक शक्तियों, पवन और जल का उपयोग हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये अपेक्षा की पूर्ति करने में अक्षम हो गए। इस कारण नए ऊर्जा स्रोतों की तलाश की गई। यही कारण है कि आज इंसान के पास ऊर्जा के अनेक स्रोत मौजूद हैं। इनमें प्रमुख हैं नंबर 1 मनुष्य का शारीरिक बल, नंबर 2 पशु बल, नंबर 3 पवन बल, नंबर 4 प्रवाही जल का बल, नंबर 5 ज्वार भाटे का बल, नंबर 6 सौर ऊर्जा और नंबर 7 ईंधन की शक्ति। इनमें लकड़ी का कोयला, खानों से प्राप्त कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस और आणविक ईंधन प्रमुख है। उक्त स्रोतों में
आधुनिक वैज्ञानिक विकास के प्राण तत्व के रूप में सक्रिय 5 ऊर्जा स्रोतों को विशिष्ट माना जा सकता है। नंबर 1 कोयला, नंबर 2 खनिज तेल अर्थात पेट्रोलियम, नंबर 3 प्राकृतिक गैस, नंबर 4 प्रवाही जल और नंबर 5 आणविक ईंधन। इनको स्थूलतः 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 निरंतर उपयोग के कारण समाप्त हो जाने वाली वो ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल शक्ति और आणविक ऊर्जा, इन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। नंबर 2 जिनका ऊर्जा स्रोत के रूप में भी भरपूर उपयोग नहीं हो रहा है अथवा जिनका दीर्घकालिक उपयोग संभव है, जैसे ताप नाभिकीय संगलन प्रक्रिया, द्रव गति की प्रक्रिया, भूतापीय शक्ति, ज्वार शक्ति, वायु शक्ति और ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। आज विश्व स्तर पर वही राष्ट्र विशिष्ट राष्ट्रों की श्रेणी में गिने जाते हैं जो ऊर्जा स्रोत, संसाधन और औद्योगिक उत्पादन के दृष्टि से पर्याप्त संपन्न है। इनमें ऊर्जा स्रोत कहीं अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उल्लेखनीय है कि फारस की खाड़ी के समीपवर्ती देश जो अरब राज्य या मध्य पूर्व के देश के नाम से जाने जाते हैं, अपने पेट्रोलियम उत्पादों के कारण आज संसार के सबसे समृद्ध राष्ट्रों के रूप में स्थापित हैं। वस्तुतः इराक के साथ अमेरिका और ब्रिटेन के युद्ध के मूल में प्रमुख कारण यही पेट्रोलियम उत्पाद माने जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास इसकी प्रचुरता है और वहाँ अपनी इच्छित सत्ता स्थापित कर लेने पर ये राष्ट्र वहाँ के पेट्रोलियम उत्पादों का मनमाना उपयोग कर सकेंगे। पूर्व में ब्रिटेन ने कोयले की शक्ति का रचनात्मक उपयोग करके ही औद्योगिक और महासागरीय संप्रभुता प्राप्त की थी। ऐसे में यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि ऊर्जा के नूतन स्रोतों के प्रति चिंतापूर्ण अन्वेषण की प्रक्रिया कितनी संगत है। नंबर 3 ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और उनका यथार्थ। ऊर्जा के प्रमुख परंपरागत स्रोतों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा जल विद्युत, ताप विद्युत और आणविक शक्ति। औद्योगिक क्षेत्र में इनकी भागीदारी क्रमशः 40% कोयला, 40% पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा 20% जल विद्युत, ताप विद्युत और आणविक शक्ति तो रही है। विकसित राष्ट्रों में ऊर्जा की खपत विकासशील राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक है। पूर्व में भी वही राष्ट्र विकास की दौड़ में आगे रहे हैं जहां ऊर्जा की खपत अपेक्षाकृत अधिक हुआ करती थी। यदि कोयले की शक्ति के बल पर 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने औद्योगिक एवं महासागरीय संप्रभुता प्राप्त किया था, तो जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, चीन और भारत की संपन्नता के मूल में भी कोयले की शक्ति की रचनात्मक भूमिका रही है। यद्यपि आज ऊर्जा के अन्य संसाधनों पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और आणविक शक्ति के उपयोग में वृद्धि होने से कोयले की खपत में पर्याप्त कमी आई है, परंतु अभी भी वह कई उद्योगों की अनिवार्य आवश्यकता बना हुआ है। अभी भी अनेक प्रकार की वस्तुएं कोयले के माध्यम से निर्मित होती हैं। कोयले की अपेक्षा पेट्रोलियम अधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। यह हल्का होता है और इसमें तापीय क्षमता अधिक होती है। इसका उपयोग भी अपेक्षाकृत आसान है। यह परिवहन क्षेत्र की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है, परंतु द्रुत गति से दोहन के कारण इसके उपलब्ध भंडारों के शीघ्र समाप्त हो जाने की आशंका भी पैदा हो गई है। ऊर्जा के तीसरे परंपरागत स्रोत के रूप में जल शक्ति का उल्लेख किया जा सकता है। जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है, नदियों के मार्ग में प्रपात बनते हों या तेज ढाल हों, वर्ष पर्यंत जल सुलभ रहे, मार्ग में झीलें हों और तापमान सदैव हिमांक से ऊपर रहे, वहाँ जल विद्युत की योजनाएं आसानी से विकसित हो सकती हैं। पूर्वोक्त दोनों साधनों की अपेक्षा यह कहीं सुलभ एवं सस्ता साधन है। यद्यपि प्रारंभ में इसके लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है, किंतु एक बार विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित हो जाने के उपरांत उसके रख रखाव का खर्च लगभग शून्य हो जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है
कि इससे पर्यावरण प्रदूषण लगभग नहीं के बराबर होता है। नंबर 3, ऊर्जा के नवीनतम स्रोतों में परमाणु ऊर्जा का नाम उल्लेखनीय है। इससे विद्युत के रूप में कहीं भी पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इसके उत्पादन केंद्रों के निर्माण पर प्रारंभ में बहुत अधिक खर्च आता है, लेकिन बाद में लगभग नहीं के बराबर हो जाता है। ऐसे केंद्रों से लगभग 1 किलोग्राम यूरेनियम से उतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है जितनी कि लगभग 25 लाख किलोग्राम कोयले के जलने से प्राप्त होती है। परंपरागत ऊर्जा के अन्य स्रोतों में प्राकृतिक गैस भी उल्लेखनीय है, जो प्रायः पेट्रोलियम पदार्थों के साथ मिलती है। उपयोगिता की दृष्टि से यह बहुत ही उत्तम ऊर्जा स्रोत है। इसके कारण आज रसोई घरों का कायाकल्प सा हो गया है। उद्योगों एवं परिवहन की दृष्टि से भी यह बहुत ही उत्तम सिद्ध हो रही है। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण में भी इसका उपयोग पर्याप्त मददगार सिद्ध हो रहा है। लेकिन विसंगत तो यह है कि जल शक्ति को छोड़कर उपर्युक्त सभी ऊर्जा स्रोत सीमित हैं। एक बार समाप्त हो जाने पर इनका पुनः उपलब्ध होना असंभव हो जाएगा। इसीलिए इनके उपयोग में इनका खर्च कम से कम करने की सावधानी बरतने के साथ साथ ऊर्जा के नूतन स्रोतों की तलाश भी निरंतर की जा रही है, जिन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जा रहा है। नंबर 4, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत और उनका यथार्थ। ऊर्जा आज की अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है, अतः अन्य नूतन आविष्कारों की अपेक्षा ऊर्जा के नूतन स्रोतों की तलाश कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन गई है, क्योंकि इसके अभाव में समस्त वैज्ञानिक उपलब्धियां शून्य हो जाएंगी। कोयले एवं पेट्रोलियम के भंडार सीमित हैं, इसीलिए ऊर्जा संरक्षण के साथ उसके नूतन स्रोतों की भी तलाश निरंतर हो रही है। अभी तक के प्रयासों का परिणाम संतोषप्रद ही नहीं, उत्साहवर्धक भी रहा है। जो संभावित स्रोत उपलब्ध हुए उनमें ताप नाभिकीय संगलन रिएक्टर, चुंबकीय द्रवगतिकी प्रक्रिया, भूतापीय शक्ति, ज्वार शक्ति, वायु शक्ति, जल शक्ति एवं सौर ऊर्जा उल्लेखनीय है। यदि ताप नाभिकीय संगलन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक निष्पादित हो जाए तो मनुष्य के हाथ में असीमित शक्ति आ जाएगी। यद्यपि इसमें कुछ विकट तकनीकी समस्याएं आड़े आ रही हैं, परंतु उम्मीद है कि उनका समाधान शीघ्र ही मिल जाएगा। चुंबकीय द्रव गतिकी प्रक्रिया भी एक नूतन प्रक्रिया है जो जनरेटरों में प्रयुक्त होगी और जिनके कारण उनकी सामर्थ्य लगभग 40% तक बढ़ जाएगी। इसी प्रकार वैज्ञानिक पृथ्वी के भीतर की विपुल ऊष्मा का उपयोग भी ऊर्जा स्रोत के रूप में व्यापक धरातल पर करने के लिए तत्पर हैं। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां भूतापीय ऊष्मा से जल को वाष्पित कर टरबाइन चलाए जा सकते हैं। न्यूजीलैंड, आइसलैंड और इटली में पृथ्वी की ऊष्मा का व्यापक उपयोग हो रहा है। इटली के ट्यूस्केनी प्रांत में फ्लोरेंस के दक्षिण पश्चिम में लारडेरेल्लो का प्राकृतिक वाष्प क्षेत्र 1913 ईस्वी से विद्युत उत्पादन कर रहा है। इसी प्रकार सामुद्रिक ज्वार से भी ऊर्जा उत्पादन की प्रबल संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। फ्रांस में रेंस नदी पर इसका सफल प्रयोग किया गया है। यद्यपि इस योजना पर विपुल राशि खर्च हुई है, परंतु इससे यह प्रमाणित हो गया है कि यह ऊर्जा स्रोत भी अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कुछ राष्ट्रों के समुद्र तटों पर ज्वार की ऊंचाई 50 फीट से भी अधिक होती है। यहाँ के ज्वार ऊर्जा स्रोत के रूप में विपुल संभावनाओं के जनक बने हुए हैं। ऊर्जा के एक अन्य स्रोत प्रवाही पवन या वायु शक्ति से भी पर्याप्त संभावनाएं जुड़ी हुई है। अनेक देशों में पुराने समय से ही पवन चक्कियों का उपयोग होता रहा है। आधुनिक समय में इनका उपयोग कुछ सीमित हो गया था, परंतु अब ये पुनः प्रासंगिक बन गई हैं। ऊर्जा का एक अन्य स्रोत सौर ऊर्जा है। यथार्थ यह है कि यदि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली समस्त ऊर्जा का उपयोग संभव हो जाए तो भविष्य में दीर्घ समय तक शायद ऊर्जा के किसी अन्य स्रोत की तलाश ही न करनी पड़े। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि सौर ऊर्जा का रिफ्लेक्टरों या लेंसों द्वारा संकेंद्रण किया जाए तो संकेंद्रित आवेश का तापमान 6000
डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जो 8 इंच मोटे इस्पात में छिद्र कर सकता है या उसे पिघलाकर तरल में बदल सकता है। फिलहाल सिलिकॉन सेलों द्वारा सौर ऊर्जा का संचय कर उसके विविध उपयोग किए जा रहे हैं, लेकिन अब वैज्ञानिक इसका संग्रह करने के लिए एक विशेष प्रकार का टैंक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका उपयोग यथावसर किया जा सकेगा। इसके साथ ही जल की प्रवाही ऊर्जा के व्यापक उपयोग की संभावनाओं के द्वार भी खुले हुए हैं। नंबर 5, भावी संभावनाएं। अद्यावधि किसी भी समस्या से सम्मुखीन होने पर मनुष्य ने उसका समाधान खोज निकाला है। ऊर्जा के स्रोतों की समस्या केवल आधुनिक समय में ही नहीं, पुरातन काल से ही उपस्थित होती रही है। मानव ने जैसे जैसे विविध वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार किया, उसे अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी और उसने पशुबल, पवन एवं जल प्रवाह का उपयोग कर इसकी पूर्ति की। लेकिन जब ये भी उसकी आवश्यकता की पूर्ति न कर सके, तब उसने लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अणुशक्ति, जल विद्युत, गोबर गैस, सौर ऊर्जा प्रभृति न जाने कितने स्रोत एक एक कर खोज निकाले। इसी पृष्ठभूमि में यह विश्वास किया जा सकता है कि ऊर्जा की कमी से मानवीय विकास का कारवां रुकने वाला नहीं। वस्तुतः यदि धरती को उपलब्ध समस्त सौर ऊर्जा का ही उपयोग संभव हो जाए, तो समस्त संसार में उत्पादित होने वाली वर्तमान विद्युत ऊर्जा की लगभग 1 लाख गुना ऊर्जा इस धरती को मिल जाएगी। यह अवश्य है कि अनेक संभावित ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की प्रक्रिया कुछ कठिन है और इस पर खर्च भी अपेक्षाकृत अधिक आएगा, परंतु संभावना यही है कि इन विसंगतियों का समाधान आसानी से मिल जाएगा। नंबर 6, ऊर्जा के संदर्भ में भारत की अवस्था। हमारा देश भी ऊर्जा के संदर्भ में ऊपर वर्णित उपलब्धियों एवं विसंगतियों से निरंतर जुड़ा रहा है। उसके पास कोयले के प्रचुर भंडार हैं और उनका सफलतापूर्वक दोहन भी हो रहा है। इस दृष्टि से विश्व स्तर पर उसका 8वां और चौथा स्थान है। परंतु इसके साथ एक बहुत बड़ी विसंगति यह जुड़ी हुई है कि देश के अधिकांश कोयला उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ सकल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 98% कोयला निकाला जाता है, जिसे देश के अन्य भागों में पहुँचाने हेतु परिवहन पर व्यापक खर्च होता है। यद्यपि अभी पेट्रोलियम के नए भंडारों के मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं, फिर भी सच्चाई यही है कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता बहुत ही सीमित है। उसे प्रतिवर्ष लगभग 2000 लाख मीट्रिक टन पेट्रोलियम तेल का आयात करना पड़ता है। इसके लिए देश को बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि व्यय करनी पड़ती है। सौभाग्यवश देश में जल विद्युत के विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। 1954 ईस्वी से इस दिशा में निरंतर प्रगति हो रही है। वर्तमान में इस देश में जल विद्युत का सकल उत्पादन संपूर्ण विश्व के जल विद्युत उत्पादन का मात्र 3% है। सबसे बड़ी विसंगत तो यह है कि जल विद्युत के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, परंतु वहां इनके उत्पादन केंद्रों का विकास बहुत कठिन कार्य है। इनके सार्थक उपयोग होते यहाँ उद्योग केंद्रों की स्थापना करना और भी कठिन कार्य है। इस संदर्भ में मूल विसंगत तो यह है कि 500 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक बिजली भेजने पर उसका इतना ह्रास होता है कि उसकी लागत में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत परमाणु ऊर्जा के विकास हेतु देश में अनुकूल परिस्थितियां हैं। जहां देश के पास संपूर्ण विश्व का 2% यूरेनियम उपलब्ध है, वहीं थोरियम का उपलब्ध भंडार 75% है। देश को इनके उपयोग की तकनीक मिल गई है। यद्यपि इस दिशा में प्रयास और प्रगति के आंकड़े अभी सीमित हैं, परंतु संभावनाएं संतोषप्रद हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की दृष्टि से भारत की स्थिति पर्याप्त सुदृढ़ है। देश के समस्त भागों में 250 से 300 दिनों तक पर्याप्त मात्रा में सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है। यदि केवल इसी ऊर्जा का समुचित उपयोग संभव हो जाए तो ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर निर्भरता कम हो जाएगी। सौभाग्यवश अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन विकास विभाग इस क्षेत्र में जागृति लाने हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रबल संभावनाओं को देखते हुए उसके उपयोग का प्रयास हो रहा है। समुद्र
तटीय क्षेत्रों में थोड़े से प्रयास से ज्वार शक्ति का भी उपयोग हो सकता है। गोबर गैस द्वारा ऊर्जा उत्पादन के जो आरंभिक प्रयास हुए थे वे अब शिथिल पड़ गए हैं। अन्यथा पशुधन संपन्न इस देश में इसके व्यापक उपयोग से अन्य ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को बहुत कुछ कम किया जा सकता है। तो स्पष्ट है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की दृष्टि से भारत की स्थिति सशक्त है। ऐसे में संभावित ऊर्जा संकट हमारे लिए शायद ही विकट संकट बन सके, ऐसा कहा जा सकता है। अंतिम 7वां पॉइंट, निष्कर्ष। आज ऊर्जा विकास की अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। इसके परंपरागत स्रोतों की सीमितता को देखते हुए समस्त विश्व चिंताग्रस्त है। यद्यपि संभावना तो यही है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत या नूतन स्रोतों का विकास कर उसकी कमी की पूर्ति सहज ही कर ली जाएगी, लेकिन इस संभावना को भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि आने वाले दिनों में ऊर्जा की यह आवश्यकता, उसकी तलाश और उपलब्धता विश्व अर्थव्यवस्था को एक नया स्वरूप देगी। ऐसे में समूचे विश्व में राजनीतिक धरातल पर व्यापक उथल पुथल मच सकती है, क्योंकि अपने पेट्रोलियम भंडारों के कारण विश्व के संपन्न देशों में गिने जाने वाले अरब राज्य के देश शायद तब इस अवस्था में नहीं रहेंगे। अतः शक्ति संतुलन की नवीन स्थितियां भी बन सकती हैं। इराक में घटित घटनाक्रम को इस संदर्भ में भी देखा जाना संगत है। निष्कर्षतः कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक प्रगति का कारवां ऊर्जा स्रोतों की सीमितता के चलते शायद ही मंदगामी होगा, क्योंकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास एक नूतन परिवेश का सृजन करने में सफल हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने आपके लिए एक और निबंध प्रस्तुत किया जो वर्तमान में सबसे प्रासंगिक विषय पर है। ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत, दशा दिशा संभावना। इसे विश्व स्तर पर भी हमने देखा और भारतीय स्तर पर भी देखने की कोशिश की। निबंध शायद आपको पसंद आए, कुछ नवीन जानकारी दे। ध्यान रखें, इसके आंकड़े 6-7 साल पुराने हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है तो थोड़ा सा नवीनीकरण कर लीजिए, और अच्छा लगे तो मुझे भी थोड़ा लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी इसके लिए सूचित करिए। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।